इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.1 जो इस पर बेस्ड है हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। फर्स्ट पार्ट 135 और 225, सेकेंड पार्ट 196 और 38220, थर्ड पार्ट 867 और 255। नाउ अब हम लेते हैं पहला पार्ट, फर्स्ट 135 और 225 का एचसीएफ। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्याओं का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके लिए हमें भाग देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, 225 को 135 से भाग देते हैं। तो एक बार जाएगा ये 135, यहाँ पर बचेगा 90 और फिर आपको 135 को फिर से भाग देना है। तो ये तो आपको स्टेप याद होगा कि पहले स्टेप में भाग देने के बाद जो शेषफल आता है, रिमाइंडर आता है, वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर बन जाएगा, यानी भाजक बन जाएगा। और जो भाजक 135 डिवाइजर था पहले स्टेप का, वो अब क्या बन गया, डिविडेंड यानी भाज्य बन गया। तो अब भाग दे करके देखते हैं। तो 190 यहाँ से बचेगा 45, फिर से वही प्रोसेस दोहरा देते हैं। तो ये 0, देखिए शेषफल हमें यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिल गया। तो जिस स्टेप में 0 मिल रहा था उस स्टेप का जो डिवाइजर था वही क्या था, एचसीएफ। अर्थात हमें उत्तर तो मिल चुका है कि 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। अब इसे लिखेंगे कैसे, परीक्षा में कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखिए, स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकेंड, ये स्टेप थर्ड। सो अब हम पहला स्टेप लिख देते हैं यहाँ पर, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखेंगे, किसके किसके लिए लिखना है, 135 और 225 के लिए। तो 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90 शेषफल। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। अब आते हैं स्टेप सेकेंड पर। तो स्टेप सेकेंड में किसके किसके लिए लिखना है आपको, 90 और 135 के लिए लिखना है। तो 135 चूंकि भाज्य उसको पहले लिखेंगे और 90 भाजक था, 90 इंटू 1 प्लस यहाँ का शेषफल कितना आया है, 45 आया है। ये हो गया स्टेप 2। फिर आ जाते हैं स्टेप 3 पर, और स्टेप 3 में देखें तो 45 और 90 के लिए लिखना है हमें। तो 90 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। अब हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ 225, 135 इक्वल्स टू 45। अब सेकेंड पार्ट में भी इसी प्रकार से लगा करके देखते हैं। तो 196 से हमें 38220 को भाग देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बार ये जाएगा, 196 आ जाएगा। अब आप यहां पर देखिए शेषफल कितना बचेगा, 6, 8 और 1। अब यहां से 2 को लिखा हम लोगों ने। फिर देखेंगे यहां पर, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। तो ये हो गया 4, 6, 7, 1। अब इसका अंतर अगर ले लें तो हमें मिल जाएगा, इधर से मिलेगा 8, 9 यानी 98। तो अब 0 यहां पर लिखना पड़ेगा आपको। तो 980 हो गया। अब ये 5 टाइम्स यहां पर जाएगा और ये आ जाएगा 980 और यहां पर शेषफल कितना आ जाएगा, 0। अब आप यहां पे देखिए कि भाग में हमें स्टेप कितना लगा, सिर्फ एक ही स्टेप मिला ना, क्योंकि यहाँ पे भागफल सिर्फ एक बार आया है, शेषफल हमें यहाँ पर 0 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें सिर्फ एक ही स्टेप लिखना है आपको, स्टेप फर्स्ट। और चूंकि यहाँ पर 0 मिल गया इसलिए इस स्टेप का जो भाजक है यानी 196, यही क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ स्टेप फर्स्ट। अब हम लिख लेते हैं 38220 बराबर 196 इंटू 195 प्लस 0। तो एचसीएफ 38220, 196 इक्वल्स टू 196। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसी तरह से, 867 और 255। तो अब आपको 255 से 867 को भाग देना पड़ेगा। तो फिर से हम लोग देख सकते हैं वही भागफल के नियम से। तो 3 टाइम्स ये आएगा, तो 5, 6, 7। यहां से देखें तो इधर से 2, ये 0 और ये 1 बचेगा। अब 102 देखिए 255 से कम हो गया, यानी यही शेषफल हो गया। अब ये शेषफल बन गया और ये क्या बन जाएगा,
255 भाज्य के रूप में आ गया, यानी डिविडेंड के रूप में आ गया। अब हमें 102 से 255 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 टाइम्स 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 204। यहां से देखें तो जो हमें रिमाइंडर मिलेगा 51, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया 51। तो अब फिर 51 से किसको भाग देना होगा 102 को, तो पता ही है ये 2 बार जाएगा, और 102 देखिए यहां पर शेषफल आ गया 0। तो अब आप स्टेप काउंट करिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और ये रहा तीसरा स्टेप, यानी हमें 3 स्टेप में लिखना होगा। और आप देख सकते हैं अंतिम स्टेप में जहां रिमाइंडर 0 आया था, यहाँ का जो डिवाइजर है यानी भाजक है वही क्या है एचसीएफ, यानी उत्तर मिल चुका है कि 867 और 255 का एचसीएफ 51 है, बस इसको लिखना है। तो स्टेप फर्स्ट लिखते हैं इधर से। तो पहले स्टेप में कौन कौन सी दो संख्या लेनी है आपको, 867 और 255। तो 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस 102। स्टेप 2 लिखते हैं। तो स्टेप 2 में किन किन संख्याओं को लेना है आपको, 255 को लेना है और 102। तो 102 इंटू 2 प्लस यहाँ का शेषफल 51। फिर स्टेप 3 लिख लेते हैं इसी प्रकार से। तो थर्ड स्टेप में 51 और 102 के लिए लिखना है, तो 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0, और अंत में लास्ट में आपको उत्तर लिख देना है कि 867 और 255 का जो एचसीएफ है वो कितना आ रहा है 51। तो हमारा ये उत्तर हो गया 51। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो फिर हमें भाग देना पड़ेगा, फिर भाग के स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, और फिर अंतिम स्टेप जहां पे शेषफल 0 मिलेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। प्रश्न संख्या 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। तो ये प्रश्न तो हम लोग ऑलरेडी पहले वाली क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हमने उदाहरण के रूप में आपको ये प्रश्न हल करा गया था। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को अगर आप अच्छे से समझें तो आपको यहाँ पर एक बात समझ में आनी चाहिए। ये बात यहाँ जो अधिकतम की बात कर रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो सीधे सीधे ये आपसे पूछ ये रहा है कि 616 और 32 का एचसीएफ ज्ञात करिए। तो एचसीएफ होता क्या है, तो एचसीएफ दो संख्याओं का वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दोनों को विभाजित करती है। तो अगर इसको भी विभाजित करें और इसको भी विभाजित करें तभी हम बता सकते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या क्या होगी। तो इसका अर्थ हुआ 616 और 32 का हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। चूंकि हमें ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से सॉल्व करना है, तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हुआ कि अब फिर हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा। 616 को 32 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार जाएगा तो ये 32, यहां पे देख सकते हैं 9 2, 6 कॉपी कर लिया यहां पे। फिर ये 9 टाइम्स आएगा 8 8 2, यहां पर रिमाइंडर 8 आ गया, और फिर ये 32। देखिए यहां पर शेषफल आ गया है। शेषफल ये नहीं बोला जाता है क्योंकि यहां पर आपके पास एक आगे अंक था कॉपी करने के लिए, लेकिन यहां पर ये शेषफल हो गया क्योंकि 8 32 से छोटा और आगे आपके पास कोई संख्या नहीं है। तो अब ये शेषफल हो गया इस स्टेप का। फिर हम 32 को यहाँ पर लिख लेते हैं और इससे डिवाइड करते हैं। तो सीधे सीधे देख रहे हैं 4 बार जाएगा ये 0। तो इसका अर्थ क्या निकला कि एचसीएफ हमारा क्या हो गया 8। अब इसी को लिखते हैं, स्टेप्स बना लेते हैं। पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप, स्टेप फर्स्ट। तो 32 और 616 के लिए लिखना है ये। तो 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस रिमाइंडर यहाँ का 8 लिखा जाएगा। स्टेप 2 में 8 और 32 के लिए लिखना है। तो 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो एचसीएफ 616, 32 इक्वल्स टू कितना आ गया 8। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें फिर स्तंभों की संख्या कितनी रखनी होगी, अधिकतम स्तंभ कितने हो सकते हैं 8, जिसमें ये टुकड़ी 616 सदस्यों वाली 32 सदस्यों वाले जो बैंड आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर सकती है। नंबर 4 देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ध्यान दीजिएगा यहां पर इस बात पर,
हमें यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक के बारे में नहीं बल्कि उसके वर्ग के बारे में बात करनी है। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको हल करते हैं। चलिए, इसके लिए हमें देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लेनी है और कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो मान लेते हैं कि माना धन पूर्णांक a है, तो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बातें सारी वही हैं कि r का मान 0 से लेकर के b के बीच में होना चाहिए। अब इस प्रश्न को हल करने में हम ये देखेंगे, यहां पर हमें 3m का प्रयोग करना है, 3 लाना है। तो इसके लिए हम करने क्या जा रहे हैं, हम b बराबर 3 ले लेते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। तो मिलेगा a बराबर 3q प्लस r। अब r के सारे संभावित मान हमारे पास हैं, 3 से कम तक होना चाहिए, तो 0, 1 और 2। यानी कि अगर हम किसी भी धन पूर्णांक को 3q प्लस r के रूप में लिखते हैं तो हमें शेषफल यानी r का मान 0, 1 या 2 ही मिलेगा। तो अब हम तीनों संभावनाओं पर विचार करते हैं और यहां देखते हैं केस 1। यदि r बराबर 0 हो तो इसको समीकरण 1 कह देते हैं। तो समीकरण 1 से मान रख देते हैं a बराबर 3q, ये आ गया। परंतु हमें यहां पर धनात्मक पूर्णांक के बारे में नहीं बल्कि उसके वर्ग के बारे में बात करनी है। इसका मतलब हमें यहां पर वर्ग करना पड़ेगा। तो अब वर्ग करने के लिए दोनों ओर अगर वर्ग कर दिया जाए तो a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 3 का वर्ग कितना होता है 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिएगा, इस 3q स्क्वायर के स्थान पर ही हम m लिखने जा रहे हैं, क्योंकि बात यहां पर यह है कि जो m दिया है वो भी पूर्णांक ही है, और चूंकि q पूर्णांक था तो किसी पूर्णांक का वर्ग भी क्या होता है, पूर्णांक ही होता है। और उस पूर्णांक में अगर 3 से गुणा भी कर देंगे तो भी क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा। इसका अर्थ हुआ 3q स्क्वायर जो कुछ भी है वो हमेशा पूर्णांक ही होगा। तो इसके स्थान पर हम अगर m लिख देते हैं तो देखिए हमें क्या मिलता है, a स्क्वायर बराबर 3m। तो देखिए स्पष्ट हो गया कि अगर r बराबर 0 हो तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का होगा। तो एक तो हमने अभी प्रूव कर दिया, लेकिन अभी हमारे पास 2 केस और हैं। तो देखते हैं केस 2 में क्या मिलता है। तो केस 2, यदि r बराबर 1 तो समीकरण 1 से a बराबर 3q प्लस 1 हुआ। अब दोनों ओर वर्ग करिए, a स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहां पर ध्यान रखिएगा सब लोग, a प्लस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगने जा रहा है। तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 9q स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस दोनों का गुणनफल करके डबल करना होता है तो 6q आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 9q स्क्वायर और 6q को एक साथ रखते हैं, प्लस 1। अब यहां से इन दोनों स्टेप में देखिए 3 कॉमन है, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब अगर इसको m रख दिया जाए तो 3m प्लस 1, यानी यहां पर m का मान क्या होगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब केस 3 में देख लेते हैं। तो केस 3 में r इक्वल्स टू 2 है, तो समीकरण 1 से a बराबर मिल जाएगा 3q प्लस 2। तो फिर से हमें वर्ग करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न में वर्ग की बात की जा रही है। तो अगर वर्ग करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल्स टू, फिर से वही सूत्र लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 9q स्क्वायर, प्लस दोनों का गुणनफल कर दीजिए तो 3 × 6, 6q का डबल 12q, और प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। अब ध्यान से थोड़ा यहां देखिएगा, इन दोनों में से 3 कॉमन हो सकता है, लेकिन अभी 3 कॉमन हम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 बच जाएगा, जबकि 4 r का मान नहीं आना चाहिए, क्योंकि r का मान हमेशा 3 से छोटा होगा b के लिए।
तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे कि अब आप क्या करिए, 4 को 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं, अच्छा, अब आप ये 3 स्टेप देखिए, इन तीनों पदों में 3 कॉमन हो गया, ये हो गया 3q² + 4q + 1 और +1 बाहर छूट गया। अब इसको अगर हम m मान लें तो ये 3m + 1, जहां m बराबर है 3q² + 4q + 1। तो अब आप देख सकते हैं कि तीसरे केस में भी हमें किस रूप में a² यानी वर्ग मिल रहा है, 3m + 1 के रूप में। तो आपने देखा केस 1 में 3m के रूप में और केस 2 और केस 3 दोनों में a² 3m + 1 के रूप में मिल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग या तो वो 3m के रूप का होगा या वो 3m + 1 के रूप का होगा। इसको हम ऐसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि ये ऐसे हमने सिद्ध तो कर दिया कि 3m और 3m + 1 के रूप में होगा। व्यावहारिक रूप में जरा देखते हैं, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, चलिए, तो एक धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं 10। तो अगर 10 का वर्ग कर दिया जाए तो 10 का वर्ग करिए, कितना आ जाएगा, 100 आ गया। अच्छा, अब 3m या 3m + 1 के रूप में होना चाहिए। क्या अर्थ हुआ इसका कि हमें 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जरा 3 से डिवाइड कर देते हैं, देखिए, तो ये आया 9 और ये 3, 9। अब अगर आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिखिए इसको, तो आएगा 100 बराबर 3 × 33 + 1, ये हो गया स्थान m का। तो 3m + 1 के रूप का हो गया कि नहीं हो गया। तो ऐसे हमने अपने मन से लिया है। आप कोई भी संख्या लेकर के देखिए, उसका वर्ग कर लीजिए। अगर आप उसको 3 से डिवाइड करिएगा तो उसका वर्ग कर लीजिएगा और उसको फिर 3 से डिवाइड करिएगा, तो वो या तो इस रूप में आएगा, यानी शेषफल या तो 0 आ जाएगा या फिर 1 आएगा। इसके अलावा कोई संभावना नहीं है, 2 कभी भी नहीं आएगा वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, q³ घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए फिर से हम वही लेते हैं कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं कि a बराबर bq + r, r का मान जानते हैं, इसके बीच में होना चाहिए। अब आते हैं यहां पर जो मेन आपको ध्यान रखना वो ये कि b का सिलेक्शन यानी b का चुनाव कैसे करेंगे, तभी ये प्रश्न हल हो पाएगा। अगर b का सिलेक्शन गलत हो गया तो प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। तो इसके पहले वाले प्रश्न में चूंकि वहां पर 3m दिया हुआ था तो हमने b को 3 लिया था, यहां पर 9 दिया हुआ है, तो हम इस प्रश्न को 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आप यहां पर 9 लेके करेंगे तो प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर हम यहां पर 9 रख देंगे तो r का मान अब आप समझ सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। इसका मतलब 9 केस बन जाएंगे, तो बहुत बड़ा प्रश्न हो जाएगा, तो परीक्षा में इसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में भी हम b का मान 3 ही लेंगे। कारण ये है कि जब 3 का घन यानी क्यूब कर देते हैं तो 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 को हम लोग 9 × 3 लिख सकते हैं ना, यानी 9 यहां पर गुणक के रूप में आपको मिल जाएगा। इसलिए इस प्रश्न में भी हम लोग b का मान 3 ही लेते हैं। तो b बराबर 3, तो a बराबर हो गया 3q + r। अब r के पॉसिबल मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2। फिर से यहां पर वही बात करते हैं कि केस 1, तो केस 1 में यदि r बराबर 0 हो तो रखते हैं इसमें मान यहां पर, तो a बराबर हो गया 3q। लेकिन चूंकि यहां पर हमें क्यूब यानी घन करना है, तो अगर a का घन कर दिया जाए a³ तो 3 का क्यूब हो गया 27, q का हो जाएगा q³। इसको हम लोग 9 × 3q³ के रूप में लिख सकते हैं। और अब अगर इसको m रख दिया जाए, फिर ध्यान रखिएगा m क्यों रखना है, क्योंकि m भी पूर्णांक यहां पर है और 3q³ भी पूर्णांक ही है, तो इसको हम m के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर 9m। तो हमने देखा केस 1 में a³ बराबर किस रूप का आ गया, m, जहां m क्या है, पूर्णांक है।
तो ये पहले केस में था। अब केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर आएगा 3q प्लस 1, और अब अगर हम लोग दोनों तरफ क्यूब यानी घन करते हैं तो अब ध्यान रखिएगा यहां पर 3q प्लस 1 आ जाता है। तो जब इसका 3q प्लस 1 का होल क्यूब यहां पर जब लिखा जाएगा तो आपको याद होगा एक सूत्र जिसका प्रयोग हम यहां पर करेंगे, वो ये a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। इस सूत्र का प्रयोग हम करेंगे a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी क्यूब। तो अब आप देखिए a के स्थान पर 3q था तो इसका क्यूब कर दीजिए तो हो जाएगा 27q क्यूब प्लस 3, तो 3 में 3q का गुणा करेंगे और 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9q, और ब्रैकेट में a प्लस बी वापस आ जाता है और प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा। अब आप देख सकते हैं इन दो पदों में 9 कॉमन है तो यहां पे क्या बचेगा 3q क्यूब प्लस क्यूब ब्रैकेट में 3q प्लस 1, यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए और प्लस 1। अब अगर इसको m रख दिया जाए तो ये आ गया 9m प्लस 1 के रूप का। तो हम देख सकते हैं कि केस 2 में अगर r का मान 1 है तो a का क्यूब 9m प्लस 1 के रूप का होगा। अब हम केस 3 ले लेते हैं। तो केस 3 में यदि r बराबर 2 हो तो a बराबर इस समीकरण से 3q प्लस 2 मिला। अब हम फिर से वही क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर से सूत्र लगाएंगे तो a का क्यूब 27q क्यूब प्लस 3ab लगाएंगे तो 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 18 क्यूब और ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी और प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाता है। अब आप देख सकते हैं इन दोनों ये और ये एक दो पद हो गए, इन दोनों पदों में 9 कॉमन मिल जाएगा हमें, तो 9 को कॉमन कर देते हैं तो आएगा 3q क्यूब, यहाँ पर भी करली ब्रैकेट स्टार्ट करें क्योंकि यहाँ पर हमें स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस तो यहाँ पे 2q ब्रैकेट में 3q प्लस 2 और प्लस 8। अब आप देख सकते हैं इसको हम m के रूप में लिख सकते हैं तो 9m प्लस 8, जहाँ m बराबर 3q क्यूब प्लस 2q 3q प्लस 2। ध्यान से देखिएगा कि 3q क्यूब ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, सब पूर्णांक है, इसलिए m भी क्या होगा पूर्णांक होगा। तो तीसरे केस में हमने देखा कि a का क्यूब करने पर किस रूप में आ रहा है 9m प्लस 8। तो हम देख सकते हैं इस प्रश्न में हमने सिद्ध कर दिया 3 संभव केस थे, एक में 9m क्यूब मिला और एक में 9m प्लस 1 मिला और एक में 9m प्लस 8 मिला। तो ये समझ सकते हैं। तो हमें लगता है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं और उस अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।